तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। और जैसे कि मैं हर बार की तरह आपका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल पर, आज भी मैंने मन से आपको वेलकम किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, क्योंकि मैंने प्रीवियस टॉपिक में एनर्जी लॉस के बारे में आपको बताया था और एनर्जी लॉस के बाद मैंने आपको कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में बिल्कुल भी क्लियरेंस दे दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र। देखें किस तरीके से करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र, ये हमको इसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल प्लेट में क्या होता है। हमारे पास एक स्केच और ले लेते हैं। हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं, साइज में बिल्कुल इक्वल होती हैं और उसके बाद उनको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी सोर्स से और उसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है कितनी, लेकिन उसको फाइंड करने का हम लोगों के पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो हम ही उस फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके से। तो देखो सामने सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ दो प्लेट्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ क्या है, हम लोगों के पास दो प्लेट्स हैं जो बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स बिल्कुल बराबर है और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसके बाद इसमें एक प्लेट को प्लस चार्ज दिया गया है, आप देख सकते हैं क्लियरली, और सेकंड प्लेट को माइनस चार्ज यहां दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा इसके बीच में हम कोई भी सब्सटेंस फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एयर भी फिल कर सकते हैं या हम कोई भी मीडियम फिल कर सकते हैं। फिलहाल हमने लेट किया हुआ है कि यहाँ पर हमने एयर को फिल किया है और एयर के लिए K इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आप लोग जानते हो क्या, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है +2 माइनस चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से, तो आप देखें यहाँ पर ये रहा, तो आप देख पा रहे होंगे क्लियरली यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रहा इसका डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा, यहाँ पर डायरेक्शन रहा। अब इसके अलावा हम जिसको लेट किया, प्लेट नेम दे दिया PQ, इसको हमने नेम दिया RS, काफी अच्छा नाम दे दिया हमने इसको। और ये क्या है हमारे इसके अंदर, यूनिफॉर्म, क्या चीज है हम लोगों के पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, आप देख सकते हैं फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां पर हमने अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहले टू प्लेट्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, जबकि हमने लेट कर लिया कि प्लेट के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व, ध्यान दें आप, प्लेट के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हम लोगों के पास, सिग्मा। कैसा वाला सिग्मा है भाई, यहां प्लस सिग्मा है और यहां पर आपका ये माइनस का सिग्मा है। और टू प्लेट्स के बिटवीन में जबकि एक प्लेट प्लस की है और एक प्लेट कैसी है, माइनस की है, तो बच्चों उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। चलिए किस तरीके से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर E इज इक्वल टू आप देख पा रहे होंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, K, क्योंकि बाद में हम K की वैल्यू 1 इसको वापस कर देंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक K की, और K यहाँ पर क्या है, एयर। और आप लोग जानते हो कि एयर के लिए कितना होता है K की वैल्यू, 1.0059, ये इसकी वैल्यू होती है। अब इसके बाद सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो पहले हम राइट डाउन करेंगे सिग्मा का फॉर्मूला। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, आप सभी लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में
हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू K। इस तरीके से हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ जो दोनों के प्लेटों के बीच में है। इसको इक्वेशन नंबर क्या लेट किया हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हमने लेट कर लिया या यूं कहा जाए मान लिया। अब मान लेने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आप सभी लोगों को पता है, अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं देखा है तो जाओ यार जाके देखो। जब तक तुम जाके देखोगे नहीं भी समझ में कैसे आएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है। अब एक बात आपको अपने माइंड में रिमाइंड रखनी है, और वो बात क्या है देखते हैं। यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं, हमारे पास जो प्लेट्स है ना फिजिक्स में कहीं भी अगर टू प्लेट्स होती हैं तो उन प्लेट के बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या लेट किया जाता है, स्मॉल d। और कभी भी आपसे कहा जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पर, तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, आप लिखेंगे यहां पर इस तरीके से वी हैव, यानी हम लोग जानते हैं। भाई क्या जानते हैं हम लोग ऐसा जो इस बार इसको नहीं पता, चलिए मैं आपको बता देता हूं। E इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला V अपॉन डी। आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया। यहां से हम फाइंड करेंगे, नाउ क्या फाइंड करेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू यहां हम लोगों के पास हो गया E इंटू डी। अब इसके बाद E की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने फाइंड की हुई है ना, उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं कहां पर, कहां सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इस इक्वेशन में जो मैंने अभी अभी आपके सामने तैयार कर ली। सो लेट्स सी हियर, V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हम लोगों के पास, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड में। लगाते हैं इसकी वैल्यू Q अपॉन, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई बच्चों, सीधी कर लेते हैं इसको, Q अपॉन कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट इनटू K, और इनटू क्या आ जाएगा हम लोगों के पास D। तो आप देख सकते हैं यहां तक मैंने V की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर ली, बट हमारा जो टारगेट था इस फॉर्मूले को फाइंड करना नहीं था, क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी हमको फाइंड करना है वैद्युत धारिता। तो कैसे हम फाइंड करेंगे वैद्युत धारिता, चलिए इस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं। इस चैप्टर के नंबर 1 हेडिंग में मैंने तुम लोगों को बताया था क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट्स कॉल्ड, उनका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। आप सभी लोग जानते हैं इन लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के नंबर 1 लेक्चर में मैंने आपको बताया था। चलिए उसका हम यूज करते हैं। नाउ यूजिंग क्या करेंगे, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। ये जो फॉर्मूला है ना, किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता का सूत्र। अब यहां हम एक काम करने वाले हैं, जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से हमको मिल रही है कैपिटल व्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की, उस वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में लगाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, लेट्स सी, लिखेंगे हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का हम यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, C इज इक्वल टू Q और वैल्यू ऑफ V कितनी हम लोगों के पास, राइट डाउन कर लेते हैं, Q अपॉन A, लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ा सीधा कर लेते हैं, Q अपॉन कितना आएगा हम लोगों के पास, A एप्सिलॉन नॉट इनटू K, इनटू क्या आएगा हम लोगों के पास, D। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं ब्लू वाले स्केच से कुछ करने वाला हूं, यहां पर क्या, Q से Q को कैंसिल करने वाला। तो यहां मैंने Q से Q को कैंसिल कर दिया। अब ये फॉर्मूला कहां पहुंचेगा, ऊपर। तो क्या तैयार होगा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इनटू K अपॉन D। तो इस तरीके से हम लोगों के पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तैयार हुआ इक्वेशन नंबर एज 4। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं भाई यहां पर कोई मीडियम है ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, अगर यहां कोई मीडियम है ही नहीं, इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, एयर है। तो एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हम K की वैल्यू 1 अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तब क्या होगा, चेक कर लो भाई क्या होने वाला है, K इज इक्वल टू 1। और जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, K इज इक्वल टू 1, यहां हमने सब्स्टिट्यूट किया तब क्या होगा,
तुरंत एक फॉर्मूला क्रिएट होगा, और क्या होगा वो फॉर्मूला, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और यहां इसके अलावा क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, C नॉट। क्या बनेगा हम लोगों के पास, C नॉट। ज्यादा इंक पड़ जाती है तो प्रेशर की वजह से कभी कभी हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप लोग इस बात पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। क्या बात है, ये जो फॉर्मूला हम लोगों का है किसी भी मीडियम के लिए है। ये जो फॉर्मूला मैंने तैयार किया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, ये एयर के लिए है। अब दोनों फॉर्मूले हम लोगों के पास तैयार हो चुके हैं, तो कभी कभार यहां से भी हम डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। अक्सर कहोगे आपने इतना बड़ा डिस्कशन बताया था हमको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का, अब क्या जरूरत पड़ गई यहां से सॉल्व करने की। देखो बच्चों, रटने की जरूरत तो है नहीं बिल्कुल। आप किसी की भी डेफिनेशन किसी भी टॉपिक से तैयार कर सकते हैं। क्या आपके एग्जाम में ऐसे आने वाला है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको लिख करके दो इस बोर्ड की कॉपी में? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आपसे डायरेक्ट कहेगा ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं कहेगा, डायरेक्ट क्या कहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, बता दो भाई। यहां से हम बता सकते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा, ये हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से इसकी डेफिनेशन के बारे में। चलिए, जब मैंने रास्ते हम लोगों को मिल रहे हैं ना, तो हम इसको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। ज्ञान कहीं से ही मिले, जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि हमारे पास ज्ञान ऑलरेडी है। ज्ञान इतना ज्यादा होता है कि ज्ञान कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता हमारे लाइफ टाइम। तो इसलिए सीखते रहें और इस डेफिनेशन पे यहाँ पर ध्यान दें। तो देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या हम लोगों के पास 4, इसको हम लेट कर लेते हैं। यहाँ देखें आप ध्यान से, इक्वेशन नंबर इसको मैंने लेट किया 5, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड। वैसे मैं बोर्ड के अभी बाहर नहीं जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ हो गया आपका इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5। तो जैसे हमने 4 को डिवाइड किया 5 से, बहुत क्लियरली है भाई, बहुत क्लियर। इतना क्लियर तो नहीं हो सकता क्या कि ए से देखें, ए कैंसिल हो गया जब आप डिवाइड कर रहे हैं, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 के हो गया, ये भी आप देख रहे हैं, और डी से डी कैंसिल हो गया, ये भी आप देख रहे हैं। अब क्या बचा हम लोगों के पास, चेक करते हैं। यहाँ बचा सी और के, तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू के, और यहाँ क्या बचा केवल अपॉन में CO। तो यहाँ से हम इसकी जो डेफिनेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, किसी भी मीडियम के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या किसी भी माध्यम के लिए वैद्युत धारिता तथा उसी आकार के, उसी साइज के किसी कैपेसिटर जिसमें एयर भरी हुई है, उसकी धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या कहेंगे उसको, डाइलेक्ट्रिक, यानी उसको हम कहते हैं परावैद्युतांक। क्लियर सी बात है भाई, किसी भी संधारित्र की धारिता किसी भी माध्यम के लिए और उसी आकार के वायु संधारित्र की धारिता, भाई इसमें वायु भरी हुई है ना, मैंने क्या कहा आपसे, इसमें क्या भरी हुई, वायु। तो वायु संधारित्र की धारिता का जो अनुपात होता है इसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इन इंग्लिश आप ये भी कह सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और उसी शेप एंड साइज के एयर कैपेसिटेंस की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो रेशियो होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, यानी इसको परावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम के से शो करते हैं और इसका कोई मतलब नहीं होता है। बट अब हम लोगों के पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर नहीं की थी। हम लोगों को एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट के लिए, समांतर प्लेट के लिए एक फॉर्मूला मिल चुका है। क्या है फॉर्मूला, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पहले मैं इसको क्लीन करता हूं और क्लीन करने के बाद मैं आपको फिर समझाता हूं इसके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक फॉर्मूला मिला है। क्या है वो फॉर्मूला, लिख लेते हैं। यहां पर देखें, हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन, कितनी है हम लोगों के पास, 4, यानी इक्वेशन नंबर 4 का यूज करने पर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 4, C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन में D आ गया हम लोगों के पास। ठीक है, अब D आ जाने के बाद ऐसी क्या नीड पड़ गई कि मुझको ये फॉर्मूला यहां पर लिखना पड़ गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बच्चों ध्यान देना इस बात पर। हम यहां से इस बात का पता लगाने वाले हैं, इस बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट के लिए जो होती है ना, वो कौन कौन सी क्वांटिटी राशियों पर
डिपेंड करती है। कैसे लगाओगे इस बात का पता? रट तो सकते नहीं ना। अरे भाई फिजिक्स में रटना तो मना है, समझना पता है, आपको तो पता है, हमारे से लोगों को रटना नहीं समझाना है, तो उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे फोकस। C प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। वहां तक ये क्वेश्चन समाप्त हो चुकी हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन A लेट कर लेते हैं। ये भी A, कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब जो हमारी पैरेलल प्लेट्स हैं, देखो बच्चों ये तो स्केच है, हमारे जो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन पैरेलल प्लेट्स का इंटरनल एरिया, ध्यान देना इस बात पे, मैं बाहर के सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा, अंदर के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। तो अंदर का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। क्या होगी? वैद्युत धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर एरिया कम हो गया, अब तो मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, वैद्युत धारिता उतनी ही कम हो जाएगी। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन जीरो की। अब तुम कहोगे सर C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जीरो, ना ये मत कहना, ये कहना तो बहुत ही बेकार बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? एप्सिलॉन जीरो क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है? नहीं यार, फिर गलत हो गया। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। ध्यान दिया करो, फ्लो में बहा मत करा करो, ठीक है। अब देखें, जो चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इट मींस दैट C डिपेंड नहीं करेगा ना एप्सिलॉन जीरो पे, क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट है। बट लेकिन C प्रोपोर्शनल टू K, काला स्केच नीला हो गया है ना, मैजिक, इट्स कॉल्ड फिजिक्स। तो ये हमारा बना B। अब इसके बाद यहां पर ध्यान दें, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा, और जितना ही डाइलेक्ट्रिक कम होगा उतनी ही वैद्युत धारिता कम होगी। भाई सिंपल है ना, ये इंक्रीज होगा K, देन C इंक्रीज होगा, और K डिक्रीज होगा तो C भी क्या होगा? डिक्रीज होने वाला है। A इंक्रीज होगा तो C भी इंक्रीज होगा, A डिक्रीज होगा तो C भी क्या होगा? डिक्रीज होने वाला है। अब इसके बाद आते हैं हमारे अंतिम पड़ाव की तरफ इस टॉपिक के, वो क्या है? C प्रोपोर्शनल टू 1/D, इक्वेशन नंबर C। आप लोग देख सकते हैं यहां पर C प्रोपोर्शनल टू 1/D लिख करके आ चुका है। स्मॉल d होता क्या है? प्लेट्स के बिटवीन की डिस्टेंस। अगर फिजिक्स में हम लोगों के पास 2 प्लेट्स होती है ना, तो 2 प्लेट्स के बिटवीन की डिस्टेंस क्या होती है? स्मॉल d होती है। यानी प्लेट्स को, ध्यान देना, अगर हम इन प्लेट्स को दूर लेके जाएंगे तब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, यानी घट जाएगा, और प्लेट्स को पास लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, यानी बढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के बात यह है, यानी बहुत बार हो गया, कुल मिलाकर के बात यह है कि C प्रोपोर्शनल टू A, C प्रोपोर्शनल टू K, C प्रोपोर्शनल टू 1/D। क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? तो आप क्या बताएंगे? नंबर 1 क्षेत्रफल पर, प्लेट के आंतरिक क्षेत्रफल पर। नंबर 2 डाइइलेक्ट्रिक पर, यानी परावैद्युतांक पर। नंबर 3 प्लेट के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमें यह फॉर्मूला यहाँ पर मालूम पड़ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इसमें क्वेश्चन तो किस तरीके से भी आ सकता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम इसकी एक कंडीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सारी की सारी कंडीशन डिस्कस कर लेंगे इसकी, और जब सारी की सारी कंडीशन डिस्कस हो जाएंगी तो हम बात करेंगे इस पे आने वाली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो एग्जाम में 100% आपके लिए तैयार रहती हैं, चाहे वो कंपटीशन क्लासेस हो या फिर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड। देखते हैं आगे। तो पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं। तो यहां से इसको क्लीन कर देने के बाद छोटी सी लिखावट को क्लीन करने की डस्टर का उपयोग करेंगे, और बड़ी लिखावट को यूज़ करने के लिए इस कपड़े का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस कपड़े से इसको साफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये साफ़ हो रहा है। जुड़े रहें फिजिक्स के साथ, और लाइव सेशन के साथ भी जुड़े रहें, और अपने अपने क्वेश्चंस मुझको टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट करके बता सकते हैं। चैनल का नाम है शारिक एपिक, आप वहाँ इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमको फाइंड करना है। जबकि ध्यान दो, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से, जबकि प्लेट्स के बीच में टी मोटाई, प्लेट्स के बीच में, मैं यहाँ पर ब्लू स्केच यूज कर लेता हूँ, प्लेट्स के बीच में
टी मोटाई यानी टी ब्रीथ की डाई इलेक्ट्रिक प्लेट है। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला फाइंड कर लिया था जब उसके बीच में यानी प्लेटों के बीच में एयर फिल कर दी गई थी, लेकिन अब प्लेट के बीच में टी मोटाई का यानी टी ब्रीथ का डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया गया है, फिल कर दिया गया है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हेडिंग हमारी क्या बनी, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र अगर प्लेटों के बीच में टी मोटाई का डाई इलेक्ट्रिक फिल यानी भर दिया गया है। चलिए हम डायग्राम तैयार करते हैं पहले इसका। सबसे पहली बात, यहां हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। क्या हम लोगों के पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। यहां क्या है हम लोगों के पास, प्लस का चार्ज, ठीक है, और यहां क्या है हम लोगों के पास, माइनस का चार्ज। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हम लोगों के लिए, स्मॉल डी है। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया है। क्या किया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, स्केच में ज़्यादा इंक पड़ चुकी है हमारे पास, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ आप देखें ध्यान से, यहाँ पर इस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहां आप देखें ये डाइलेक्ट्रिक क्या है हमारा, के। डाइलेक्ट्रिक क्या है हम लोगों का, ये के है। और इसके अलावा इस डाइलेक्ट्रिक की जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ। ये जो चौड़ाई है इसकी स्मॉल टी है, चौड़ाई यानी ब्रीथ कितनी है इसकी, स्मॉल टी है। अब इसके अलावा इसमें दो तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, एक तो हमारा डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हमारा ये जो आसपास का एरिया खाली रह गया, अरे भाई मैंने इसको पूरे तरीके से फिल नहीं किया है, यानी इसको मैंने कंप्लीटली फिल नहीं किया है बल्कि पार्शियली रूप से फिल किया है। कंप्लीटली फिल करेंगे लेकिन आगे केसेस में। मैंने इसको पार्शियली फिल कर दिया, तो जब मैंने इसको पार्शियली फिल कर दिया तो यहाँ एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और इनर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। तो हम दोनों की अलग अलग बात करेंगे। चलिए चेक करते हैं, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक में फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे फाइंड। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एयर, यानी एयर का मतलब क्या हो गया, वायु के लिए, यानी एयर फॉर एयर। एयर के लिए हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। चलिए बात करते हैं, पहले इसको हम लेट कर लेते हैं। E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो फॉर्मूला बनेगा इसका, क्योंकि एयर की बात चल रही है और एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सिग्मा अपॉन क्या बन गया हम लोगों के पास, एप्सिलॉन 0 हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर क्या लेट किया हमने, फर्स्ट किया। अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है। सिग्मा क्या होता है हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देख पा रहे होंगे, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए ध्यान से, लिखेंगे पहले यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 का उपयोग करने पर। चलिए उपयोग करते हैं इसका। तो E1 इज इक्वल टू कितना आएगा हम लोगों के पास, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। और जब हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार हो गई, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में, मतलब इस प्रीवियस वाले जो उसका पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया था। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। कौन सा, वी हैव। आप लोग देख पा रहे होंगे, वी हैव कौन सा फॉर्मूला हम लोगों का, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। देखिए ध्यान से बच्चों, E इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन डी। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करने वाले, लिख देंगे यहाँ पर क्या, यूजिंग। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू E इंटू डी। आना चाहिए था, V इज इक्वल टू E इंटू डी आना चाहिए था, बट यहाँ पर E इंटू डी नहीं आने वाला। इसके पीछे एक रीजन है, चलिए बताता हूं आपको रीजन क्या है। देखो ध्यान से, इतने स्पेस में तो क्या भरा हुआ है हम लोगों के पास, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, स्मॉल डी। इतने में क्या है, डाइलेक्ट्रिक। तो जो स्पेस बचा एयर वाला, उसके लिए चौड़ाई ब्रीथ कितनी होने वाली। तो आप एक काम करेंगे,
इस डी में से, ध्यान दें, बी केयरफुल, इस डी में से हम इस डाइलेक्ट्रिक की जो ब्रीथ है, जो चौड़ाई है टी, उसको लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, इसके जो साइड की जो एयर है ना, इसके लिए जितना भी स्पेस है, जितनी भी जगह है, उसकी जो चौड़ाई है वो निकल करके आ जाएगी। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, डी माइनस टी। चलिए लगाते हैं यहाँ पर डी माइनस टी, ये मैंने लगा दिया। अब आप ई की वैल्यू यहाँ पर वापस कर सकते हैं। यहाँ हम क्या लगाने वाले हैं, E1। क्या लगाने वाले, E1। क्यों लगाने वाले E1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, E1 है, सो हम इसने यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ क्या लगाने वाले हैं, V1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का, आप देख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस टी। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों के पास यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं इस डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, फिर दोनों को आपस में ऐड करेंगे और उसके बाद हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता। देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसके बाद हम मीडियम, ये हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के लिए ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए अब हम बात करने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर, इसको हम लेट करेंगे यहाँ, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के ए एप्सिलॉन। ये तो फॉर्मूला बनेगा, ए नहीं आने वाला इसके अंदर, थोड़ा गलत हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या आने वाला है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, ये इसका हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ। अब इसके बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल है, बस एक प्लस है और एक कैसी है, माइनस है। अब इसके बाद देखते हैं आप सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग यहाँ जानते हैं भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, देखें ध्यान से, E2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। देख रहे हैं बच्चों ध्यान से, क्या तैयार हो गई हम लोगों के पास, इक्वेशन नंबर 4 तैयार हो गई। अब इक्वेशन नंबर 4 तैयार हो जाने के बाद अब दोबारा हम फिर यूज करेंगे किसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल भी तो रही है ना, ऐसा थोड़े ना कि मिल ना रही हो, मिल भी रही है यहाँ पर। तो हम करते हैं इसका फॉर्मूला यूज, कैसे करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर वी हैव। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर वी हैव, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, और लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग, क्योंकि हम इस वाले फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसके बाद हमको एक काम करना पड़ेगा, वो क्या, इनकी क्रॉस करेंगे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू E इंटू डी। यहां पर डी नहीं आने वाला, ध्यान दें बच्चे इस बात पे, यहां पर डी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि जिस मीडियम के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूं, उसकी जो ब्रीथ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, स्मॉल टी है। तो लगाते हैं यहां पर स्मॉल टी, और यहां आएगा V2, और इसके अलावा यहां आएगा आपके पास E2। अब हम लगाते हैं वैल्यू किस चीज की, हम लगाते हैं वैल्यू यहां पर E2 की। देखें कितनी वैल्यू है E2 की, V2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ E2। चेक करते हैं E2 की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है, तो E2 की वैल्यू हम लोगों के पास ही दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट और इनटू T। इक्वेशन नंबर क्या तैयार हो गई हम लोगों के पास, 5 तैयार हो गई। तो यहां तक हमने इक्वेशन नंबर 5 तैयार कर ली। अब हमको फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको फाइंड करने के बाद फिर हमको लगाना है फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि हम बोर्ड के कहीं बाहर ना निकल जाए। तो इसको क्लियर करने के लिए पहले यहां से हमें साफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 और जो 5 है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको क्लीन नहीं करेंगे अभी। थोड़ा बी केयरफुल तरीके से मुझको साफ करना पड़ रहा है इसको, तो यहाँ हम इक्वेशन नंबर 3 को क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया, और क्लियर कर देने के बाद हम एक काम करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, लिख देंगे पहले यहाँ पर टोटल, तो हो जाएगा हम लोगों के पास V इज इक्वल टू
V1 प्लस V2। अब इसके बाद दोनों को आपस में ऐड करना है, चलिए ऐड करते हैं इसमें। V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ V1 एंड वैल्यू ऑफ V2 लगा दीजिए पहले यहाँ पर, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और फिर D माइनस T, आप देख पा रहे हो क्लियरली यहाँ पर, और प्लस Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट इनटू T। अब आप देखें यहां से कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिहाइंड इट। देखो बच्चों क्या कॉमन है इसके अंदर। देन V इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहां पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, यहां से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। यहां क्या बचा आप देख सकते हैं बिल्कुल, D माइनस T, पहले क्या बचा D माइनस T, फिर क्या आएगा प्लस और T अपॉन K। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला इसका तैयार हुआ। तो अब वैसे इनकी ज़रूरत है नहीं, तो हम इनको पहले साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। आप लोग वीडियो को बैक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, और यहाँ से क्लीन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने क्लीन कर दिया थोड़ा इसको पहले, और क्लीन करने के बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वैद्युत धारिता। इसको हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों के पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और C कैसे बनेगा इटैलिक। अब यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे किस चीज की, C की। कैसे करेंगे, हमें यहाँ V की ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको तो हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ आएगा हम लोगों के पास Q अपॉन V, V की वैल्यू कितनी है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या आएगा हम लोगों के पास D माइनस T, और प्लस क्या आएगा T अपॉन K। तो आप देख सकते हैं यहाँ Q से Q क्या हो गया हम लोगों का, कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्मूला कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। देन हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, चेक करते हैं यहाँ पर, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से, ये A एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, और नीचे क्या आ जाएगा हम लोगों के पास D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया है जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का है। और ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमने फाइंड किया है, कब फाइंड किया है, जब हमें पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जाएगा और जिसकी चौड़ाई हमको दे रखी होगी। अगर ऐसी कंडीशन होगी तब हमको ये वाला फॉर्मूला इसमें राइट डाउन कर लेना है। अब इसके कुछ केसेस हैं, हम उसके केस की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो केस नंबर फर्स्ट है, हम उसकी बात करते हैं। अब आता है हमारा केस नंबर फर्स्ट। तो केस नंबर फर्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से है। उसने क्या कहा कि अगर यहाँ पर एयर है, हम चेक कर लेते हैं भाई, पुराना वाला फॉर्मूला हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर क्या हम लोगों के पास एयर है, और एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का, CO इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T, क्योंकि के की वैल्यू तो 1 है, और जब 1 से इसे डिवाइड करोगे तो T रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ T से ये वाला T कैंसिल, देन फॉर्मूला क्या हुआ, CO इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। राइट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ मैंने जो सब्सटेंस रखा हुआ है उसको पूरी तरीके से फिल कर दिया है, क्या मतलब इस बात का, जैसे कि मैंने डायग्राम अभी यहाँ से क्लियर कर दिया है। मैं डायग्राम दोबारा बना के आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम था हमारा। तो पहले जो डाइलेक्ट्रिक था वो मैंने इस तरीके से फिल किया था, ठीक है। इसको मैंने क्या करा था, इस तरीके से ये फिल कर दिया था। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको बिल्कुल परफेक्टली फिल कर दें, बिल्कुल इसको पूरा का पूरा फिल कर दें, और अगर हमने इसको पूरा का पूरा फिल कर दिया तो T इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, D के, क्योंकि हम जानते हैं बिटवीन टू प्लेट्स की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल d होती है, और जितनी डिस्टेंस है उतने में हमने क्या फिल कर दिया, T फिल कर दिया। इट मीन्स दैट D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो अगर यही कंडीशन हम यहाँ लगा दें तब क्या केस बनेगा, हम इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले से क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। तो क्लीन करने के बाद आप देखें ध्यान से इसको,
तो हमारा आता है अब ये केस नंबर सेकेंड। तो हमारा केस नंबर सेकेंड क्या है, जहां भी डी आया है आप वहां भी टी लगा देंगे, या जहां भी टी आया है उसकी जगह आप रिप्लेस करके डी लगा देंगे। ठीक है, या तो सब में आप डी कर दो या सब में आप टी कर दो। लेट्स सी, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखिए यहाँ पर टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपस में क्या हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हम लोगों के पास, फॉर्मूला बचा सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। और आप चाहे तो यहाँ टी की जगह आप डी भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि डी इज इक्वल टू क्या हम लोगों के पास टी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी केस मिल सकता है। या इसके अलावा आपसे वो केस थर्ड में ये भी कह सकता है, क्या कहेगा देखते हैं भाई, केस हमारा थर्ड। तो केस थर्ड में आपसे वो क्या कह सकता है, तो केस थर्ड में आपसे वो ये कह सकता है कि जो मैंने इलेक्ट्रिक है, समझे आप, जैसे कि हमारे पास ये टू प्लेट्स थी, इनके बीच में मैंने क्या फिल किया था, डाइलेक्ट्रिक, इनके बीच में मैंने फिल कर दिया था। तो मैंने जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया था, अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये कोई मेटल हो, इसकी जगह हम क्या फिल कर दें, कोई भी मेटल फिल कर दें। अब बताओ उस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, वैद्युत धारिता की वैल्यू कितनी होगी, कैसे बताओगे। तो हम इस बात पर डिस्कशन अब करने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, और क्लीन कर देने के बाद अब देखें अब आगे किस तरीके से। सी इज इक्वल टू क्या था हम लोगों के पास, मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ थोड़ा मोटा ब्लू स्केच, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या आएगा हम लोगों के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी। हाथ पूरे नीले कर दिए भाई स्केच ने, कोई बात नहीं, ज़्यादा इंक कभी कभी पड़ जाती है इसके अंदर तो नुकसान हो जाता है, हाथ नीले पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं हाथ बिल्कुल नीले हो चुके हैं इससे। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितने निकल के आती है, इन्फिनिटी निकल के आती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो फॉर्मूला क्या बचेगा हम लोगों के पास, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो इस तरीके से भी हम इसके अलग अलग केस में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बात ये निकल के आती है कि किस तरीके से हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझें। लेट कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर हम लोगों के पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, अगर उनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को पहले का 1/3 कर दिया जाए या पहले का 1/3 कर दिया जाए, तब नई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितनी होगी या नई वैद्युत धारिता कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे, ये प्रॉब्लम मैं आपको सामने बताने वाला हूँ। देखते हैं यहाँ पर कैसे होगी प्रॉब्लम। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो बैक करके या पॉज करके स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट ऐड कर लिया। अब क्या कहा, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को पहले का 1/3 यानी पहले का d/3 कर दिया जाए। अब बताओ क्या होने वाला है, तो आप बताएंगे इसके अंदर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन 3। अब 3 कहाँ पहुंच जाएगा, आपका ऊपर पहुंच जाएगा। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, C2 इज इक्वल टू 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आप जानते हैं क्या, मैं यहाँ पर ब्लू स्केच से आपको करके समझा देता हूँ। कहाँ गया भाई ब्लू स्केच, ये रहा ब्लू स्केच, कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये देखें ध्यान से आप, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आप बता सकते हैं सर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी। तो हम फर्स्ट के इक्वल कर देते हैं, चलिए करते हैं फर्स्ट के इक्वल। देन C2 इज इक्वल टू 3C1, यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पहले कितनी हो जाएगी, 3 गुना यानी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो कभी कभार इस तरीके के बेसिक न्यूमेरिकल आपसे वो पूछ भी सकता है। अब इसके अलावा कुछ और केसेस भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। केसेस का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो इसी टॉपिक से कनेक्टेड होगा, और इस टॉपिक में जो जो प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को लेकर के हम उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम फिर इंड्यूस चार्ज की तरफ बढ़ेंगे। वान डे ग्राफ जनरेटर भी हम लोगों के पास है, हम उसकी बात भी करने वाले हैं। यानी ऐसे ऐसे टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात भी हम करेंगे। और जो न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इन दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व भी करने वाले हैं। तो तैयार रहें, जिन लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी की
बुक नहीं ली है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे प्रीवियस चैप्टर यानी गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं, गॉस लॉ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपलोड कर रखा है। तो आप जाएं मेरे चैनल पर और जाके आप वीडियोस में प्ले लिस्ट में जा करके देख भी सकते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। और अगर काम की बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करते रहें, लाइव भी आते रहें। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है शारिक एपिक, उसको सर्च करें, उसमें ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें।